हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। हम आज अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है न्यूट्रिएंट साइकिल। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पारिस्थितिक तंत्र जो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है, उसके कुछ क्रियात्मक पहलू है। उसका मतलब ये होता है कि एक इकोसिस्टम में कौन कौन सी चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट है। पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कौन कौन सी चीजें हैं वो क्या है, महत्वपूर्ण है। तो उससे पहले क्या था, न्यूट्रिएंट साइकिल, प्रोडक्टिविटी, डीकंपोजिशन। आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि अपघटन की प्रक्रिया होती है, उसी के द्वारा ही जैविक और अजैविक यानी लिविंग और नॉन लिविंग जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपस में साइकिल द्वारा जुड़े रहते हैं। फोर्थ नंबर था न्यूट्रिएंट साइकिल और डीकंपोजिशन। उसके बाद में था इकोलॉजिकल पिरामिड्स। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल पर और पिरामिड्स पर। ये छोटा टॉपिक है, न्यूट्रिएंट साइकिल में से क्वेश्चन बहुत अच्छे बन सकते हैं और ये टॉपिक भी बड़ा है क्योंकि इसमें हम नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन है, हाइड्रोजन साइकिल है, सल्फर है और फॉस्फोरस है, न्यूट्रिएंट साइकिल, इन सभी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बच्चों ये बनते हैं कि एनवायरनमेंट में पिरामिड का मतलब ये हो गया कि जैव भार, पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार और जैव संख्या, जीवों की संख्या और जैव भार, और तीसरा है ऊर्जा का प्रवाह का पिरामिड किस प्रकार बनेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जैव संख्या के पिरामिड इकोसिस्टम में किस प्रकार होते हैं। मतलब टाइप का मतलब ये हो गया कि सीधे या उल्टे। तो जैव संख्या के जो पिरामिड होते हैं वो इकोसिस्टम में हमेशा अधिकांश क्या होते हैं, सीधे ही होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इकोसिस्टम में जो जैव संख्या होती है, आप तालाब, पारिस्थितिक तंत्र को लें या फिर आप ग्रासलैंड पारिस्थितिक तंत्र को लें, तो इसमें फाइटोप्लैंक्टन जो होंगे, समझ रहे हो ना, पहले उत्पादक जलीय या फिर तालाब, जलीय, इसको तालाब को लिख दो क्योंकि यह जलीय पारिस्थितिक तंत्र है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र कोई भी हो सकता है, तालाब है, ओशियन है। फाइटोप्लैंक्टन आपको मैं लगातार बता रही हूं कि जो स्वपोषी है और जो उत्पादक है वो फाइटोप्लैंक्टन है, तो उनकी संख्या हमेशा अधिक होगी। उससे कम कौन से होंगे, जो जूप्लैंक्टन जो उत्पादक पर डिपेंड होंगे, उससे कम होंगी जो फिशेस वगैरह हैं, बहुत सारे समुद्री जीव हैं जो जूप्लैंक्टन, छोटे जो जीव जंतु हैं उनको खाकर जीवित रहते हैं। तो जो जैव संख्या का पिरामिड है उसके प्रत्येक ट्रॉफिकल लेवल पर 2, 3 और 4, प्रत्येक ट्रॉफिकल लेवल तक हमेशा जनसंख्या है वो लगातार कम होती जाती है। इस कारण यह ऊर्ध्वाधर होगा, सीधा होगा। ग्रासलैंड जो इकोसिस्टम है उसी प्रकार सेम होगा क्योंकि ग्रासलैंड्स की संख्या भी ज्यादा होगी, शाकाहारी जंतुओं की संख्या उससे कम होगी। उसके बाद में कॉर्निवोर्स है, फिर टॉप कॉर्निवोर्स है, कंज्यूमर्स है, ठीक है। अब आती है एक परजीवी खाद्य, परजीवी संख्या, परजीवी जैव संख्या, यानी कि इसके पिरामिड किस प्रकार होंगे। आपको बताया था मैंने चारण खाद्य श्रृंखला। एक मिनट, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था चारण खाद्य श्रृंखला में परजीवी खाद्य श्रृंखला किस प्रकार की होगी। तो जो पैरासाइट्स होते हैं वो डिपेंड किस पे होते हैं, मतलब टिक और माइट्स हैं, वो नुकसान किसको पहुंचाते हैं, जीव और जंतुओं को। तो जो परजीवी खाद्य श्रृंखला है, यानी कि एक वृक्ष है, ट्री है, उस पर कौन प्रेजेंट होते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। जीव जंतु में बर्ड्स हो गए,
या फिर जितने भी जीव जंतु बहुत सारे रहते हैं, आपको सभी को पता है, पेड़ पे घोंसले में, कोई अदर है, मतलब होल में रहते हैं, और पक्षी, उन पर जो परजीवियों की संख्या है वो ज्यादा होगी। ये भी ट्रॉफिकल लेवल ही होगा, तो इनकी संख्या ज्यादा होगी, तो इसका पिरामिड हमेशा उल्टा आएगा। अब बात करते हैं हम जैव भार के पिरामिड। जैव संख्या में आप समझ रहे हो, सिंपल है, जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र होगा या फिर ग्रासलैंड्स, उसमें एग्जांपल ये लो, जलीय या स्थलीय बोल दो। स्थलीय में ग्रासलैंड हो गया, जलीय में तालाब हो गया, पॉन्ड, ओशियन जितने भी हैं। जो पिरामिड्स होते हैं वो सदैव सीधे होते हैं, और ये कभी कभार पूछ लिया जाता है कि एक परजीवी जैव संख्या का पिरामिड किस प्रकार का होगा, तो वो हमेशा उल्टा होगा। इसके अलावा कुछ अन्य भी है, आपको क्वेश्चन के साथ साथ मैं करवा दूंगी। अगर कुछ अदर पिरामिड्स भी पूछे गए हैं तो आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगी तब करवाऊंगी। अगला हम डिस्कशन करते हैं जैव भार के पिरामिड। जैव भार के जो पिरामिड्स होते हैं वो, इसको हम आज अध्ययन किसमें करेंगे, ग्रासलैंड्स और तालाब यानी जलीय पारिस्थितिक तंत्र में। एक बार फिर से यही एग्जांपल ले रहे हैं। ग्रासलैंड्स में जो उत्पादकता होती है, ग्रासलैंड्स की जो उत्पादकता होती है वो क्या होती है, जैव भार के जो पिरामिड्स हैं उनका मेन ये होता है कि उत्पादक से उपभोक्ता, आपको मैं लगातार क्लास में बता रही हूं कि उत्पादक से उपभोक्ता तक बायोमास यानी बॉडी मास कितना अधिक होगा, उस आधार पर अध्ययन करेंगे ट्री इकोसिस्टम का। अब आप ये मानो कि जो पेड़ है उसका बायोमास, पेड़ पर प्रेजेंट क्या प्रेजेंट होते हैं, विभिन्न जीव जंतु, और उन जीव जंतुओं पर प्रेजेंट होते हैं, आपको मैंने सीधा जो बताया था पिछली बार इसमें जैव संख्या में, तो इनका जो पैरासाइट्स होंगे उनका बायोमास कम होगा, समझ रहे हो आप, बहुत ही अल्प होगा, और जो ट्री है उसका बायोमास ज्यादा होगा। तो ये पिरामिड्स है हमेशा सीधा बनेगा। इसका ट्री इकोसिस्टम का जो पिरामिड्स है, जैव भार का पिरामिड है, वो हमेशा सीधा होगा, ऑलवेज अपवर्ड, सीधा। अब आते हैं जलीय इकोसिस्टम पर, यानी अब बात करते हैं ओशियन इकोसिस्टम। ओशियन इकोसिस्टम के जैव भार के पिरामिड्स यानी कि जलीय जैव भार, आपको बताया बायोमास। अब ओशियन में जो उत्पादक होंगे उनका बायोमास है किसका, उत्पादक, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, उनका बायोमास कम होगा। उससे ज्यादा बायोमास किसका होगा, जूप्लैंक्टन का। उससे ज्यादा बायोमास होगा जो फिश होगी, स्मॉल फिशेज है, यानी जूप्लैंक्टन को कोई भी अदर समुद्री जीव खा रहा है लगातार, और उससे ज्यादा होगा जो बिग फिशेज है, फॉर एग्जांपल आप व्हेल वगैरह है, शार्क है, उनका। तो जो जैव भार का जलीय या ओशियन का जो पिरामिड्स होगा वो हमेशा उल्टा होगा, क्योंकि बायोमास फाइटोप्लैंक्टन का बहुत ही अल्प होगा, और बायो मतलब बॉडी का मास है, आप समझ रहे हो, जैव भार जिसको कहते हैं। और जो बिग फिशेज है व्हेल, उसका बायोमास ज्यादा होगा। उसके बाद में थर्ड जो है वो है ऊर्जा का प्रवाह है। आपको कल मैंने बताया कि ऊर्जा का जो प्रवाह है उसका पिरामिड सदैव सीधा होता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि ऊर्जा का प्रवाह के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसका कारण ये है कि ऊर्जा का प्रवाह लगातार उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है, तो ऊर्जा का ह्रास जरूर होता है ऊष्मा के रूप में, लेकिन जो पिरामिड है वो सदैव सीधा होगा, क्योंकि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा 10% तो पहुंचती है। लिंडमैन के अध्ययन के अनुसार, या फिर लिंडमैन जिन्होंने ये बताया कि 90% जो ऊर्जा का अवशोषण है वो प्रत्येक ट्रॉपिकल लेवल तक कर लिया जाता है, और
10% जो ऊर्जा है वो रेस्पायरेशन है या फिर जो जितने भी एनिमल्स है या प्राणी हैं उनके जितनी भी एक्टिविटीज है उनमें यूज कर ली जाती है। तो प्रत्येक पोषण स्तर पर इतनी ऊर्जा है वो पहुंच पाती है, किसके लिए? एनर्जी के रूप में। अब जो अगला टॉपिक अपना है वो है न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल होते क्या है? जिस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह है और पोषण चक्र दोनों लिविंग और नॉन लिविंग पारिस्थितिक तंत्र में जो लिविंग और नॉन लिविंग है उनके बीच में संतुलन का कार्य करते हैं। कौन? ऊर्जा का प्रवाह है और पोषण। इन दोनों को अगर अपने कंबाइंड रूप से पढ़ेंगे तो इस आधार पर समझ सकते हैं कि पोषण चक्र प्लस ऊर्जा का प्रवाह है आधार है। पोषण चक्र और ऊर्जा का प्रवाह है पारिस्थितिक तंत्र का आधार है। जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस, इसकी चर्चा हम करेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस ये बनते हैं कि ऊर्जा के जो साइकिल्स हैं उनमें इम्बैलेंस के कारण ह्यूमन एक्टिविटी पर, एनवायरमेंटल में जो जितनी भी कंडीशंस है उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन एक्टिविटीज के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो न्यूट्रिएंट साइकिल को बायोजियोलॉजिकल साइकिल या जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। बायोजियोलॉजिकल साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल या बायोजियोलॉजिकल साइकिल या जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र का मतलब होता है पोषण चक्र, यानी कि जैव यानी जितने भी मिनरल्स हैं वो वायु